अरे सॉरी सॉरी। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। सॉरी सॉरी। शाहरुख खान जी आप? अरे मैं आपसे मिलने आया हूँ यहाँ पे, दोपहर से मैं घूम रहा हूँ आपसे मिलने के लिए। सॉरी शाहरुख जी सॉरी, वो दरअसल मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि आपने मुझे फोन किया। तो देख के पता चल गया आप शाहरुख भाई के फैन हैं। यस सर, एक्चुअली सर फैन जो होते हैं वो थोड़े बहुत दिखते नहीं है, मीन्स उनकी कॉपी करते हैं, मतलब स्टाइल माना, एक्टिंग करना। मेरी रोजी रोटी शाहरुख साहब है सर। मैं 30 साल से उनकी कॉपी कर रहा हूँ सर। 23 साल से? यस सर। आपकी एज क्या है? मैं 44 का हूँ सर इस वक्त। क्या बात है यार। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं समीर चौधरी। आप देख रहे हैं बॉलीवुड ब्रेक्स और शो का नाम है बातों बातों में। दोस्तों बातों बातों में हम आपको मिलवाते हैं किसी न किसी बॉलीवुड स्टार से जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन आज मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे फैन से जिनके खुद के बहुत सारे फैंस हैं। जी हाँ, वो शाहरुख खान के बहुत बड़े फैन हैं, लेकिन वो खुद जब कहीं जाते हैं तो लोग उनको देखकर हैरान हो जाते हैं। जब मैंने भी उनको पहली बार देखा था तो मेरा भी यही था, मैं उनको देखकर बिल्कुल भौचक्का रह गया था। जी हाँ, आई एम टॉकिंग अबाउट जूनियर शाहरुख खान, यानी कि लुक लाइक ऑफ शाहरुख खान, राजू रहीकवार के बारे में। तो राजू भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है बॉलीवुड ब्रेक्स पर। थैंक यू सो मच समीर भाई। राजू रहीकवार की तरफ से आदाब, सलाम और सत श्री अकाल आप लोगों को। दोस्तों कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ समीर भाई, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। और आपको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं सच में शाहरुख से बात कर रहा हूँ इस वक्त। सर क्या होता है, जब ओरिजिनल नहीं मिलते तो लुक लाइक से काम चलाना पड़ता है सर। फिलहाल दुकान ऐसी चल रही है। जी बोलिए। तो चलिए आपको लिए चलते हैं आपके बचपन में, थोड़ा सा एक बार सरसरी निगाह डालते हैं कि आपका जन्म कब और कहाँ पे हुआ। बेसिकली समीर भाई, मैं एक बल्लारशाह शहर है, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, मैं वहाँ की पैदाइश हूँ और तकरीबन कुछ 27 साल से मुंबई शहर में हूँ मैं। 95 में मैं मुंबई शहर आया था मैं। जी। ऐसा जब आपको पहली बार ऐसा क्या इंसिडेंस हुआ था कि जब आपको पता चला कि आप बिल्कुल शाहरुख खान की तरह दिखाई देते हैं, या किसी ने आपको बताया कि आप वैसे बिल्कुल नजर आते हैं? देखिए ना समीर भाई, वो कहते हैं ना, कोई माँ के पेट से डुप्लीकेट पैदा नहीं होता है या नाम लेके पैदा नहीं होता है। अब शाहरुख साहब मेरी रोजी रोटी है, मेरी पहचान है, एक मेरा सरनेम है, जैसे कि मैं आपको कह सकता हूँ मैं। अब देखिए, मुझे जो ये खिताब मिला है वो कैसा मिला है। दीवाना फिल्म हमारे गांव में रिलीज हुई थी। हमारे गांव से दूसरे गांव में जाना पड़ता है, कुछ 12-15 किलोमीटर का फासला है। तो मैं और मेरा दोस्त दिनेश हम लोग फिल्म देखने गए। फिल्म देख के जस्ट हम निकल रहे थे तो वहां से दो लड़की ने कहा कि भाई मैंने शाहरुख खान, मतलब शाहरुख खान को देखो। तो मेरे दोस्त ने सुन लिया, और जब वो साइकिल से हम लोग हमारे शहर के लिए वापस जा रहे थे तो मेरे दोस्त को मैं ऐसा पकड़ के सो रहा था, तो उसने मुझसे कहा कि यार, दो लड़की ने कहा कि बोले शाहरुख खान को देखो। तो मैंने उससे पूछा कि ये कौन है, तो उसने मुझसे कहा यार अभी जो हीरो की हम फिल्म देखने जा रहे देख कर आ रहे, बोले वो बिल्कुल सेम तेरे जैसा लगता है बोले। तो दूर से एकदम तेरे जैसा लगता है, साइड प्रोफाइल लगता है, उसके बाल तेरे से मिलते हैं बोले। मतलब दूर से मेरे को ऐसा लगा कि राजू खड़ा है करके। मैं बोला क्या दिखता है यार, बोले वो हीरो का और अपन का, मतलब वो तो फौजी वाला लड़का है ना, क्योंकि शाहरुख साहब को हम फौजी के नाम से जानते थे, अबू मैंने रॉय के नाम से। तो बस वो एक पहचान थी। और सेकेंड डे मैं देखता हूँ कि मोहल्ले के कुछ औरतें लोग बैठी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि यार वो जो हीरो है बोले वो सेम तेरे जैसा दिखता है। ये कैसे हफ्ता भर ऐसा चला कि वो हीरो सेम तेरे जैसा दिखता है। और जब शाहरुख खान साहब धीरे धीरे पॉपुलर होने लगे, वो पिक्चर हमारे गांव में लगी, तो वो उल्टा हो गया केस। अब वो हीरो के जैसे मैं दिखने लग गया। अब कहानी थोड़ी चेंज हो गई यहाँ पे। तो फिर मुझे लगा कि यार शाहरुख साहब जैसा डांस सीखना चाहिए, एक्टिंग सीखना चाहिए। तो आप यकीन नहीं मानेंगे समीर भाई, मैं उस जमाने में वीसीआर हुआ करता था, आपको पता है? राइट, बिल्कुल। तो मैं शाहरुख साहब की दीवाना खरीद के लेकर आने का और वीसीआर में लगा के उसके डायलॉग्स लिखने का। तो या वीसीआर खराब हो जाता था या टीवी खराब होती थी, तो मार मेरे को दोनों तरफ से पड़ती थी। फिर वो डायलॉग्स याद करके फिर मैं आईने के सामने एक्टिंग करता था, और मोहल्ले के जितने छोटे छोटे बच्चे लोग हैं, जो मेरे दोस्त लोग हैं, उनको बैठा के मैं एक्टिंग दिखाया करता, देख मैं कैसा एक्टिंग कर रहा हूँ करके। तो सब लोग बोलते थे अरे यार मजा नहीं आ रहा, बोले जब तक चूड़ा नहीं मिलेगा बोले। तो मेरी मम्मी कच्चा चूड़ा बनाती थी, फिर मैं उनको चूड़ा खिलाता ताकि वो मेरी तारीफ कर सके। तो उसमें से एक आठवें करके लड़का था, वो हमेशा बोलता अरे यार शाहरुख मजा नहीं आया बोले, तू ना उसके जैसे एक्टिंग नहीं करा, थोड़ा और कर बोले। तो वो बच्चे लोग मुझे दिखाते थे, वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा डायलॉग बोल रहा है, तुझे ऐसा करना ऐसा करना। वो करते 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 साहब मुझे वहां से एक्टिंग का नॉलेज हुआ कि भाई इस तरीके से एक्टिंग होना, क्योंकि आपके लिए ऑडियंस होना भी बहुत जरूरी होता है। ये जो बच्चे होते हैं बहुत स्मार्ट बच्चे होते हैं। अब ये नहीं कि आज के यूथ के, वो पहले के यूथ के भी बच्चे थोड़े स्मार्ट थे। उन्होंने मुझसे कहा कि यार तुझे एक्टिंग अच्छी करनी है, तो फिर मैंने एक्टिंग किया। वहां से फिर धीरे धीरे चलते जाते नागपुर में मैंने ऑर्केस्ट्रा ज्वाइन किया, फिर डांस कंपटीशन करने लगा। ऐसा धीरे धीरे करते करते फिर 95 में मेरी मुंबई में एंट्री हो गई।
यहाँ से मेरी अलग जर्नी चालू। ओके, 95 में आप मुंबई आए, तब आपने क्या सोचा था कि आपको शाहरुख के साथ काम करना है, या आप एज ए लुक लाइक उनके साथ काम करेंगे? कैसे, आपने क्या सोचा था तब, मन में क्या चल रहा था आपके? देखिए समीर भाई, उस वक्त तो हमने ये नहीं सोचा था कि हमें शाहरुख साहब के साथ काम करना है। बस हमें इतना पता था कि यार मैं शाहरुख जैसा दिखता हूँ, तो मुझे शायद लगा कि बहुत काम मिल जाएगा यहाँ पे और शाहरुख साहब के साथ काम मिल जाएगा। गाँव के लोग होते हैं, सोच छोटी होती है, उन्हें नहीं पता होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करके। हम उल्टे छोटे बैग लेकर यहाँ हम शाहरुख खान बन गए तो हमें काम बहुत मिलेगा। सर ये शहर वैसा शहर नहीं है सर, जैसा आदमी सोच कर आता है कि सपने में कि यार मुंबई जाऊंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, फिल्मों में काम करूंगा। नहीं सर, यहाँ पे बहुत पापड़ मिलने पड़ते हैं, भूखा घूमना पड़ता है, रोड पे स्ट्रगल करना पड़ता है, ऑफिसों में जाना पड़ता है, यहाँ पे धूप छाव झेलनी पड़ती है सर, तब जाके काम मिलता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक डायरेक्टर है दिलीप गुलाटी साहब, मेरे बहुत अच्छे मित्र है, मैं उनको जिया जी बोलता हूँ। उन्होंने मुझे पहला ब्रेक दिया था जहाँ मुझे सिर्फ फिल्मों में काम करने के लिए 1.5 साल फील्डिंग करनी पड़ी थी। तब जाके मुझे एक फिल्म थी खूनी नंबर 1, उसमें मुझे एक करण अर्जुन का कैरेक्टर था, सलमान के भी लुक लाइक थे, जिसमें श्रीवास्तव साहब थे और अपना क्या बोलते अपना रमेश गोयल साहब थे, वो इंस्पेक्टर है हमारे, हम दो चंगू मंगू बने रहते उसमें। वो मुझे काम मिला था पहली बार। और लाइफ का सबसे पहला काम जो मुझे ब्रेक मिला था वो था सोनी चैनल पे, बुगी वुगी नया नया ओपनिंग हो रहा था उस वक्त, 38 बुगी वुगी आता था। तो उस वक्त नावेद जाफरी साहब, रवि जाफरी साहब और रवि बैल साहब, इनके माध्यम से हम सारे लुक लाइक लोगों को काम मिला। वो फर्स्ट टाइम मैं सोनी चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने हमें पहली बार मौका दिया टीवी में आने का, जिसके माध्यम से मैं मेरे पूरे गांव में दिखा और एक नाम हुआ कि हाँ यार ये लड़का है जो आया है। उसका वीडियो क्लिपिंग्स आज भी है मेरे पास में, कुछ लाइनें ऐसे ऐसे करके जाती है, खराब सा दिखता है, लेकिन वो मुझे मेरे लाइफ का पहला ब्रेक है जो सोनी चैनल ने मुझे दिया था। वहां से मेरी तो आप उसके अलावा भी काफी टीवी शोज में नजर आए हैं, जैसे कि हेलो कौन पहचान कौन में भी आप शाहरुख के में नजर आए थे, और मैं उस टाइम देखा था तो सीरियसली मैं बड़ा हैरान हुआ था उस वक्त आपको देखकर। और कहीं ना कहीं मैं भी ट्राई करता था कि मैं आप ही की तरह मैं शाहरुख के डायलॉग में बोल पाऊं। कपिल की शो में भी आप कई बार नजर आए हैं। जी तो जी जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका टीवी के अगर बात की जाए तो? सर यहाँ क्या होता है सर, मैं आपको बताऊं, जैसे कपिल साहब का जो शो होता है वो कॉमेडी शो होता है और बहुत फनी शो होता है, हमारे हिंदुस्तान का टॉप मोस्ट शो है। मतलब वो शो देखने के बाद में आपका खाना पेट भर के आप खा सकते हो, मतलब आपको एनर्जी लेवल बहुत अच्छा मिल जाता है। तो जब भी रिक्वायरमेंट होती है कलर्स चैनल की या कपिल साहब की रिक्वायरमेंट होती है तो लुक लाइक्स में हम लोग को बुलाया जाता है, तो उनके माध्यम से हमें काम मिलता है। और हेलो कौन पहचान कौन एक कॉन्सेप्ट था, इसके डायरेक्टर थे पंकज जी थे, और ये पूरा नवीन प्रभाकर जो मिमिक्री आर्टिस्ट है, उनका टाइटल था हेलो कौन पहचान कौन। उनके एक आइटम करते थे वो, यहाँ पे ये पूरा एपिसोड बना हुआ था, तो वहाँ काम करने का हमें अच्छे प्लेटफॉर्म पे मौका मिला। देन उसके बाद में फिर मैंने एक की थी तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो सर लोग सोचते हैं कि बहुत इजी है, आपको काम मिल जाता, नहीं सर, उसके पीछे की कहानी अलग होती है। आप यकीन नहीं मानेंगे समीर साहब, मैं दोपहर में 3 बजे जाता हूँ सेट पे और शॉट लगता है सुबह मॉर्निंग 7 बजे, तब तक मुझे वेट करना। पहला शॉट जो मेरा लगा था, हालांकि मेरी 3 दिन की शूटिंग थी, उसमें शाहरुख साहब भी आए थे, उनकी फिल्म का प्रमोशन था हैप्पी न्यू ईयर का, तो बहुत मेहनत और शक्कत करनी पड़ती है इसके लिए। और फिर मैंने सुपर नानी की थी इंद्र कुमार जी की, तो मुझे इंद्र कुमार जी के साथ में काम करने का मौका मिला, जिन्होंने बेटा बनाई, दिल बनाई, ग्रैंड मस्ती बनाई सर। तो सर बड़े लोगों के साथ में एक्सपीरियंस क्या होता है कि मुझे डायलॉग्स याद करने में बड़ी तकलीफ होती है, तो मैं सर के पास गया, मैंने एक वाक्य सुनाऊंगा आपको, बहुत मजेदार है ये। मुझे पता चला कि सर को वहाँ पे शाहरुख खान के लुक लाइक की जरूरत है, तो मेरे से पहले को 2-3 शाहरुख आके गए होंगे, सिलेक्ट नहीं हुए होंगे। तो उस दिन मैं थोड़ा सा मूड बना के गया था कि आज मुझे काम चाहिए। तो देखो काम मांगने के तरीके कैसे, तो लोग काम कैसे मांगते हैं और मैं कैसे मांगता हूँ। मैं जाके बेटा नमस्ते किया, मैंने बोला सर मैं राजू रईकुमार हूँ, जूनियर शाहरुख खान। बोले हाँ, तो कल आना। बोले बोला कल क्यों? बोला आज जो आना है, सर से मिलना है। बोला तो बोले सर अभी बिजी है। बोले बोला ठीक है कोई बात नहीं, जब फ्री होंगे तब वेट करता हूँ। सर मैं 12 बजे गया, 2 बज गए, तो फिर वो जो बंदा था तो उसने मुझे कहा कि सर एक काम कीजिए आप कल आ जाइए। मतलब कोई बात नहीं यार, मैं आज फ्री हूँ, मैं सर से मिलके जाऊंगा। बोला तो सर वो 6 बज गए। बोले यार आप गए नहीं यार अभी तक यहीं पर ही। बोले मला नहीं यार मुझे अगर मैं जाऊंगा। तो सर वो रात के 9 बज गए सर। तो अंदर मैसेज किया भाई वो शाहरुख खान का लुक लाइक आया, वो जाने को तैयार नहीं है, वो बोला मिलकर ही जाऊंगा। बोले सर वो 12 बजे से आके बैठा है। बोले क्योंकि मुझे इंद्र कुमार साहब को मैंने इसमें देखा था, अपना
मायापुरी मैगजीन में उनका इंटरव्यू पढ़ा था मैंने सर का। तो फिर अंदर से ऑर्डर आया कि भाई वो आर्टिस्ट को बुला लीजिए जो बाहर वेट कर रहे करके। तो समीर साहब मेरी एंट्री ऐसी थी, जस्ट मुझे अंदर एंटर करना था कि अंदर बुलाए करके आपको। जैसे मैंने दरवाजा खोला मेरे डायलॉग चालू हो गए बोलना, अरे हार के जितने वालों को बाजी करते राम जाने दीवाना दीवाना। मैं फटाफट डायलॉग बोलने लगा। तो बोला एक मिनट यार क्या है तू? बोला सर ऑडिशन। अभी ऐसे पूछूंगा तो आप जवाब नहीं दोगे, मैं तपा हुआ। बोला सर आपको जो फिल्म का डायलॉग सुनने सुनाओ। उन्होंने बोले सुनाओ। बोले तो मैंने ऐसे धीरे 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 करके सब डायलॉग सुनाए। फिर एक राम जाने का डायलॉग सब उन्हें बहुत पसंद आया था। तो उन्होंने बोले यार वो तू एक राम जाने वाला कुछ डायलॉग था चिल्ला के बोला, तो वो मुझे चाहिए। बोले तू जरा वो फिर से बोल के दिखा। बोले तो मैंने वो डायलॉग्स उनको बोल के दिखाया। काय झूठ बोलता रे, काय कुछ साला अपन को बचाने का कोशिश करता, अपन साला सीनादार कर बोलता रे, अपन मारा साला बाबू को, अपन मारा साला बुन्नो को। ऐसा कुछ मैंने किया था वहां पे। तो ये उनको बहुत पसंद आया। बोलने लगे यार कमाल की बात है यार, लोग काम मांगने का तरीका अलग है, तेरा तो एकदम ही अलग है। घुसते से तूने डायलॉग चालू कर दिया। बोला सर मेरे पास में यही है दिखाने के लिए, और ये दिखा कि मैं काम ले सकता हूँ। बोला सर अब आप स्क्रिप्ट देंगे, मुझे तो पढ़ना आता नहीं सर, आर्टिस्ट हूँ और डायलॉग समझू मेरा सिलेक्शन हो गया सर। अब मैं खुद ही अपने आप को सिलेक्ट कर लिया मैंने वहां पे। तो हंसने लगे सर, यार अच्छा है, बोले मजा आएगा बोले तेरे साथ काम करके। मैं पास हो गया। बोला सर, बोले हाँ यार तू पास हो गया और परसों शूटिंग है, तो ड्रेस वगैरह है तेरे पास में डीडीएल के? मतलब मैं बनवा लूंगा। बोला सर आप जैसा बोलो वैसे। तो पेमेंट क्या लेगा? बोले तुम? बोला सर आशीर्वाद रखो, एक नारियल सुपारी दे देना, 100 रुपए दे देना सर, मेरे लिए वही बहुत है कि आप जैसे डायरेक्टर के साथ में मुझे काम करने का मौका मिलेगा। तो हंसने लगे, अरे पैसे तो बता दो। बोला नहीं सर पैसे नहीं चाहिए, सिर्फ काम चाहिए। तो चलो ठीक है हम दे देंगे। सर मेरे एक्सपेक्टेशन से ज्यादा उन्होंने पैसे दिए मुझे, और डायलॉग्स में ले लिया समीर भाई। 2 दिन पहले मैंने रट्टा मार लिया, पूरे डायलॉग्स याद है मुझे। अब सेट पे देखिए रिहर्सल का टाइम आ गया, उसमें सरमन जोशी साहब बैठे, रेखा मैडम बैठी हुई है, और वो विजय जो मराठी एक्टर है वो बैठे, फिर मेरे साथ में जो हीरोइन है वो बैठी, सब डायलॉग्स बोल रहे हैं। अब मेरा डायलॉग्स आता तो मैं कुछ और बोल रहा हूँ। वो बोले एक्सक्यूज मी आपका ये डायलॉग्स नहीं, आपका ये डायलॉग्स है। बोला नहीं मेरे इसमें तो ये लिखा हुआ है। अरे नहीं आपके डायलॉग्स ये नहीं है, आपके ये डायलॉग्स ये है। तो फिर वो डायरेक्टर साहब के पास बात गई। बोले क्या फंडा है? बोले सर ये जो डायलॉग्स याद करे, बोले ये जो डायलॉग्स है बोले ये राजू भाई के नहीं है। बोले तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि यार भाई बोले ये डायलॉग्स कैसे चेंज हो गए? तो फिर बोले यार वो राइटर की डिमांड थी कि ये स्क्रिप्ट थोड़ी चेंज हो जाए। तो मैं सर को बोला, मला सर मैं तो 2 दिन से ये डायलॉग्स याद करके मैं कैसे बोल पाऊंगा? तो वो मेरी तकलीफ समझ गए कि ये बुलक्कड़ आर्टिस्ट है, इसको डायलॉग जल्दी याद नहीं होते, भी क्या करेंगे करके। तो मेरे को उन्होंने बोले जा तू घूम कर आ जा। बोले अब देखो सर उनके काम निकालने का तरीका देखिए कैसा है। बोले जा घूम कर आ जा। बोले घूम कर आया, उन्होंने चाय पिलाया, बाजू में बैठा ला मेरे को, देख तू डर मत, बोले 2 लाइन करके बोल सकता है तू? हाँ सर बोल सकता हूँ। बोला सर आप रिटेक में टेक लेगी तो ज्यादा बेटर है, फिर टेक के टाइम पे तक वो मैं सब कर लूंगा, तू सिर्फ डायलॉग्स जो मैं बोलूंगा वो बोल देना। बोले उन्होंने मुझे प्रॉम्प्टिंग दी। सर प्रॉम्प्टिंग क्या होता है सर कि आपको जो डायलॉग्स बोलना है वो बोलते हैं, आपको सुनना है, फिर ऐसे एक्ट करके आपको बोलना है, क्योंकि स्क्रिप्ट चेंज हो गई पूरी। जो मेरे डायलॉग्स थे वो मेरे डायलॉग्स ही नहीं, डायलॉग्स तो वहां से प्रॉम्प्टिंग देता था राइटर, और फिर मुझे वो उसमें एक्ट करने का। तो सर उसी में शूट कर लेते थे, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये जितना शूट हुआ है ना सर, वो सब रिटेक किए वाले शॉट है जो टेक में आए हुए सर। तो मतलब एक डायरेक्टर का काम निकालने का तरीका इतना फ्लेक्सिबल उन्होंने कर दिया कि मैं एकदम फ्री हो गया कि यार वाकई में ऐसा काम होता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे मैंने शाहरुख साहब के बहुत काम किए, बहुत जगह एक्टिंग की मैंने, लेकिन इस पिक्चर में सुपर नानी में मुझे ऐसा लगा कि वाकई में मैंने कुछ अच्छा काम किया है, जो मुझसे काम निकाला गया है। अक्सर देखा है कि आप मन्नत के बाहर शाहरुख सर का बर्थडे मनाने के लिए अक्सर वहां पे पहुंचते हैं और लोग आपके साथ हल्के लेने के लिए क्रेजी हो जाते हैं। तो वो एक्सपीरियंस के बारे में मैं चाहूंगा कि आप जरूर शेयर करें। अरे समीर भाई लेकिन आपको इतना डिटेल कैसे पता है मेरे बारे में, पर ये बताइए। मैं नहीं लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल पता है आपको यार। इतना तो देखो क्या होता है, ये बहुत अच्छी बात है कि आप एक एंकर हो और एक ऐसा रिपोर्टर हो कि आपको एक आर्टिस्ट के बारे में डेटा पहले से पता आता है। कुछ लोगों को स्क्रिप्ट दी जाती है, मैं माफी चाहूंगा मेरे जितने मीडिया दोस्त है जो काम करते हैं, मैं माफी चाहूंगा, मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ, मैं समीर भाई के लिए मेरी बात चल रही है। उनको स्क्रिप्ट दी जाती है कि एक कैरेक्टर के बारे में क्या बोलना होता है, और एक रिपोर्टर वो होता है जो पहले सब नॉलेज ले लेता है कि आर्टिस्ट से मेरा इंटरव्यू तो मुझे क्या पूछना चाहिए, उसकी अपनी स्टडी होती है, अपनी मतलब तैयारी होती है। वो तैयारी मैं देख रहा हूँ क्योंकि आपने मेरे बचपने से ली, मेरा काम का एक्सपीरियंस पूछा, मुंबई कब आया, देन फिर मेरे को ये कब हुआ। तो सर ये ऐसा हुआ, मैं आपको बता दूं कि हम उनके नाम से पब्लिसिटी लेते हैं शाहरुख साहब के नाम से, और मैं वहाँ इसलिए
चले जाता हूँ सर, जब मैंने टीवी पे देखा सर कि 2-2 दिन से लोग आके वहां खड़े होते हैं, मेरी पर्सनल फीलिंग्स है, इसको पर्सनल कोई ना ले, 2-2 दिन से खड़े ना, मेरी औकात है ऐसे बोलने की, मैं आपको माफी चाहूंगा ऐसा मैं बोल रहा हूँ मैं, कि जो भी मेरे दर्शक देख रहे होंगे सर, 2-2 दिन से खड़े रहते सर, बहुत तकलीफ होती है कि वो सोचते कि शाहरुख भाई एक बार हाथ दिखा दे, हाथ मिला ले, या उनसे टच करने मिल जाए, उनके साथ फोटो निकालने मिल जाए, या शाहरुख भाई उनके नाम से बुला ले। हर फैन की ख्वाहिश होती है सर ये। बिल्कुल, मैं भी कोई गया हूँ वहाँ पे। फैन हुआ तो उसकी एक ख्वाहिश होती है कि अपने स्टार को छू ले वो। सर तो मैंने चीज को बहुत आसान की सर, मैं बोला मैं वो जगह नहीं ले सकता, देखो ओरिजिनल होता है, डुप्लीकेट होता है सर, मैं जगह ले नहीं सकता, उस जगह पे मैं जाना भी नहीं चाहता, लेकिन हाँ मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं वो थोड़ी सी कमी पूरी कर सकता हूँ, जैसे कि एट प्रेजेंट अभी मैं आपके साथ में आपके चैनल के माध्यम से बात कर रहा हूँ, मैं ये छोटी सी चीज मैं पूरी कर सकता हूँ। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं शाहरुख साहब का बर्थडे मेरे घर पे मनाता हूँ, तो ये बर्थडे मैं शाहरुख साहब के घर पे मनाऊं, जाके मीन्स घर के बाहर मनाऊं मैं। तो मैं वहां जाता हूँ, पहले मैं जो मन्नत लिखा है वहां जाके मैं खड़े होता हूँ, पब्लिक को फ्लाइंग किस वगैरह देता हूँ, हाथ गीत दिखाता हूँ, दिखाने के बाद मैं ऑडियंस के बीच में आता हूँ, ऑडियंस के बीच में आके सब लोग से हाथ मिलाना, गले लगना, फोटो निकालना, देन केक काट के सब ऑडियंस को देने का, वो थोड़ा सा प्यार उनको बांटता हूँ और उनसे कई ज्यादा प्यार लेकर आता हूँ, ब्लेसिंग लेकर आता हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे समीर भाई, मतलब लोग इतने खुश होते हैं, उनको ओरिजिनल और लुक लाइक में फर्क नहीं समझ में आता है, उन्हें ये समझ में आता है कि शाहरुख खान है। तो सर वो जो प्यार शाहरुख साहब को मिलना चाहिए वो प्यार वो मुझे देते, क्योंकि मैं उनके बीच में होता हूँ, वो इजीली मेरे को टच कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं, गले लग सकते हैं, फोटो ले सकते हैं, ऑटोग्राफ ले सकते हैं, ये सारी चीज होती है। और आप यकीन नहीं मानेंगे सर, मैं एक बंदे को देखा सर, वो लिटरली रो रहा था, तो मैं, अब क्या होता है हम चश्मा पहना तो हमें पूरी दुनिया दिखती है कौन क्या कर रहा है करके, लोगों को लगता है कि चश्मा पहना है करके, हम ये चश्मे में 2 आंखों में से और 4 लोग को देख लेते कौन क्या कर रहा है करके। उस बंदे को मैं भीड़ में मला यार आप आओ, तो मैं हुआ था कि मेरे को जगह नहीं थी आने जाने के लिए, लोगों ने दबा के रखा हुआ था, तो मैं उसको बंदे को बुलाता हूँ, उससे गले लगता हूँ, उसको मैंने मेरा नंबर दिया, बोला नंबर ले, कभी भी जरूरत रही फोन कर मेरे से मिल। साहब मैंने उसको अपने ऑफिस बुलाया, साथ में खाना वगैरह खिलाया, और आज भी मैं उस बंदे से बात करता हूँ, मैं उसको इतनी खुशी होती कि यार राजू भाई मुझे वो रिस्पेक्ट देते जो उसको मिलना चाहिए करके। तो सर क्या होता है, जब बोलना तो नहीं चाहिए कि शाहरुख साहब के बहुत फैन है सर, दुनिया में फैन है, कुछ लोग मिलने के बाद में, हमसे मिलने के बाद में और डबल फैन हो जाते हैं सर, क्योंकि हम उनको वो मोहब्बत वो प्यार देते हैं लोगों से। और मैं पर्सनली सामने से जाके लोगों से फोटो निकालता हूँ, जैसे फर्स्ट करो मैं अगर आपके शहर आ जाता हूँ, मुझे पता है कि वो आदमी को मुझसे फोटो निकालना है, वो थोड़ा शर्मा शर्मी बोल नहीं पाते, तो मैं नमस्ते करता, नमस्ते सर आइए ना सर प्लीज एक फोटो निकालते हैं फैमिली, तो मैं उनके साथ फ्री होकर फोटो निकालता हूँ, वो देखने के बाद में 10 लोग और साथ में फोटो निकालते सर, तो हमें भी अच्छा लगता है। कलाकार की एक खासियत बताओ समीर भाई आपको, कलाकार तब तक पूछा जाता है जब तक कोई उसको रिस्पेक्ट दे रहा है, जब उसे कोई नहीं पूछे वो कलाकार मर जाता है सर, अगर उसके साथ कोई हाथ ना, फोटो ना निकाले, ऑटोग्राफ ना ले, उससे कोई बात ना करे, ये चीज अगर कलाकारों के साथ कोई अगर नहीं करता है ना सर, कलाकार मर जाता है सर। कलाकार को ये सारी चीजें चाहिए, क्योंकि उसको वाहवाही की जरूरत है सर, वाहवाह से और तालियों से उसका पेट भरता है सर कलाकार का। उसको खाना मत दो, उसकी तारीफ कर दो, उसके लिए 2 शब्द अच्छे बोल दो, तालियां बजा दो, बिल्कुल उसका पेट भर जाता है। कम पैसा दो लेकिन उसको रिस्पेक्ट दो, ये एक सच्चे कलाकार की निशानी सर, मैं आपको बता रहा हूँ मैं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो राजू भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जैसे लॉकडाउन का समय निकला है, हर किसी के लिए बहुत ही दुखदाई समय रहा है, बहुत सारे कष्ट लोगों ने झेले हैं, तो आपके साथ क्या रहा, ये समय आपका कैसा बीता? सर ऐसा है, पूरे वर्ल्ड को परेशानी थी, उसपे एक कैरेक्टर मैं भी था, 56 डेज तो मैं घर पे था मैं। देन उसके बाद में मेरे एक दोस्त है राजेश भाई, राजेश मलैया करके, जो बॉलीवुड फिल्म इक्विपमेंट के ऑनर है, अभी मैं उन्हीं के साथ में हूँ मैं। तो वहां मैं क्या देखता हूँ सर कि उन्होंने मुझे एक ऑफर दिया कि यार हम मास्क ग्लव सैनिटाइज क्यों नहीं बेच सकते, तो मैंने उनसे कहा, मैं बोला सर ये तो मैंने कभी बेचा नहीं, मैं तो आर्टिस्ट हूँ। बोला अरे कुछ नहीं सर आप आइए, बोले साथ में। बोले तो मैंने सोसाइटी से परमिशन ली और 2 महीने के बाद मैंने मास्क ग्लव सैनिटाइज से बेचा है सर। मैं टोपी लगा के मास्क लगा के, ताकि लोग पहचाने नहीं, मैंने मास्क सैनिटाइज ग्लव्स बेचा है सर, बिकॉज क्योंकि घर चलाना है सर, और इस शहर में पूरे वर्ल्ड में एक ही प्रोडक्ट चल रहा था सर, मास्क ग्लव सैनिटाइज, और कुछ नहीं चल रहा था सर। तो वहां से मेरी उनकी इनकम चालू हो गई, तब जाके फिर ऑनलाइन हमने बच्चों के पैसे कैसे भरे, बुक्स वगैरह खरीदे, तब रियलाइज हुआ कि भाई हम जो स्टेज पे परफॉर्म करके 10 मिनट में जो हजारों रुपए कमा लेते हैं, 40-50 हजार जो भी हमारा प्राइस होता है वो हम कमा लेते,
यहाँ पे कितनी मेहनत करनी पड़ती तब जाके 4,000 5,000 आप कमाते हो सर। तो बहुत बड़ी बात होती है सर। मैंने काम भी किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा कि हर वो इंसान की रिस्पेक्ट करो, चाहे वो चौकीदार हो, चाहे वो फ्रूट्स बेचने वाला हो, वॉचमैन हो या इलेक्ट्रिशियन हो, जो भी काम करता है। मुझे एक अहमियत समझ में है कि नहीं यार, काम करने वाले को 30 दिन काम करना पड़ता है तब जाके उसको एक सैलरी मिलती है सर। तो मैं तो आर्टिस्ट हूँ सर, और मालिक की दुआ से एक बड़े लीजेंड आदमी है राजेश मलैया, जिनके साथ में मैं काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, उनके साथ बिजनेस सीखने का मौका मिल रहा है, दुनिया देखने का मौका मिल रहा है कि भाई लाइट क्या होता है, कैमरा क्या होता है, इक्विपमेंट्स क्या होते हैं। तो उनके साथ जुड़ के सारी चीजें कर रहा हूँ सर मैं, और एट प्रेजेंट अभी भी वही कर रहा हूँ सर मैं। अभी मैं ये सोच सकते हो कि आप इंडस्ट्री से जुड़ के मैंने लाइट बेचा है सर, शूट पे जाके वहाँ स्टोव पे लगा के, जहाँ मैं शूटिंग पे शूटिंग करता हूँ वहाँ मैं कैमरे का डोमो दिखा रहा हूँ सर, मैं लाइट्स के डेमो दिखा रहा हूँ मैं। तो जिंदगी है सर, करना पड़ता है फैमिली चलाने के लिए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं सर, जिससे आपका घर कोई बुरी बात नहीं, आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं, मेहनत करके कमाना कोई बुरी बात नहीं है राजू भाई। तो चलिए अभी थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं। आप लुक लाइक्स की एसोसिएशन चलाते हैं, बहुत सारे लुक लाइक्स आपके साथ काम करते हैं जिनकी आपकी वजह से उनका पेट पलता है, तो उनके बारे में थोड़ा सा एसोसिएशन के बारे में बताइए कि कैसे लोग आपसे अगर कोई जुड़ना चाहता है तो कैसे जुड़ सकता है। सर मैं ऑल इंडिया फिल्म टीवी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ सर मैं, लुक लाइक लोगों का। तो हमारे हिंदुस्तान के कोई भी कोने से कोई भी लुक लाइक अगर आके हमारी कंपनी ज्वाइन करना चाहता है तो बेशक ज्वाइन कर सकता है वो, लेकिन हमारी पहली प्रायोरिटी मुंबई के आर्टिस्ट के लिए सर, क्योंकि 25-30 साल से ये काम कर रहे हैं इंडस्ट्री में, इन्होंने बहुत मेहनत की मेरे जैसे सर। तो पहला रेफरेंस हमारे आर्टिस्टों के लिए सर, मुंबई के लिए, क्योंकि मैं इसमें भेदभाव नहीं करूंगा, मैं जो भी हमारे दर्शक सुन रहे हैं या जो लुक लाइक सुन रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतना समय दिया है सर इंडस्ट्री को, इतना काम किया है। तो पहली प्राइवेसी हमारे मुंबई के कलाकारों के लिए, जैसे फर्ज करो राजेश खन्ना साहब है, उनके लुक लाइक महेश खन्ना है, तो मेरी पहली प्राइवेसी रहेगी महेश खन्ना को काम देने की। अगर है तो बाहर के लुक लाइक को काम दूंगा सर मैं, तो उनके माध्यम से जुड़ सकते हैं। और ये हमारे सब मेंबर है सर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे लिए तो मेरे जो भी स्टार है, चाहे गोविंदा साहब के हो, अक्षय कुमार साहब के हो, चाहे अमित जी के हो, या मिथुन के हो, या अनिल कपूर साहब के, किसके भी हो, मेरे लिए बहुत सिंपल, एक फोन करता हूँ मेरे फोन पे हाजिर होते सर। इससे बड़ी बात मुझे क्या चाहिए सर। और मेरी जो छोटी सी कंपनी टाइमवेल एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन हाउस है मेरा, तो यहाँ मेरी शॉर्ट फिल्में बनती है, जैसे कि हमने एक फिल्म बनाई थी अमीर सलमान शाहरुख, जिसमें हम 3 प्रोड्यूसर थे, प्रेम जी गंगवानी, बाबू भाई थे उसमें और मैं था। तो ये कंपनी यहाँ के माध्यम से हम शॉर्ट फिल्में बनाते हैं, यहाँ से इवेंट्स वगैरह देते हैं। तो यहाँ से पहली प्राइवेसी मेरे पहले लुक लाइक को भाई, देन बाद में स्टार लुक। देखो स्टार लुक तो ऑलरेडी ऐसे काम होता है, तो मैं मेरे लुक लाइक ज्यादा, चाहे बर्थडे हो, पार्टी हो, वेडिंग हो, कॉर्पोरेट हो, या टीवी शो या रैम शो, कुछ भी चाहिए टीवी एड गिट के लिए, तो हमारे पास से सारे लुक लाइक पूरे प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ से कंपनी से। ओके, तो रवि भाई मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, मेरे मन में भी सवाल आ रहा है कि आप जैसे शाहरुख के लुक लाइक हैं, ठीक है, तो शाहरुख साहब की जब नई फिल्में आती हैं तो आपके शोज डेफिनेटली बढ़ जाते होंगे, राइट? अभी जैसे कि कुछ टाइम से शाहरुख साहब की फिल्म नहीं आ रही है, जीरो के बाद में वो नजर नहीं आए हैं, तो थोड़ा सा काम पे असर पड़ता है। लेकिन वो लोग जैसे राजेश खन्ना साहब इस दुनिया में नहीं है, श्रीदेवी हैं वो इस दुनिया में नहीं है, शशि कपूर है इस दुनिया में नहीं है, तो उन लुक लाइक्स का क्या होता है? क्या उनको अभी भी काम मिलता है जितना पहले मिलता था? सर उससे ज्यादा मिलता है। अब पूछो कैसे सर, ये ओल्ड इज गोल्ड है ना, ये ओल्ड इज गोल्ड है। आप एब्रॉड में जाइए, वहां पे राजेश खन्ना चलता है, रफी साहब अपना मुकेश साहब, रफी साहब चलते हैं, तुम्हारा अपना क्या बोलते हैं राज कपूर साहब चलते हैं, शम्मी कपूर साहब चलते हैं, शशि कपूर साहब चलते हैं सर। जितने ओल्ड इज गोल्ड है ना, ये सब एब्रॉड में चलते सर। शाहरुख भाई, सलमान भाई का सर, इनकी हवा है, इनका मार्केट है सर, लोग आजकल यूथ इन्हें पसंद करता है। लेकिन जो पुराने लोग हैं ना सर, ये इनको ही प्रपोज करते हैं सर, यही चाहिए। अब जैसे फर्ज कर लीजिए, बॉम्बे के बाहर अगर मैं कोई शो जाता हूँ तो वहां गोविंदा चलेगा, अनिल कपूर चलेगा, मिथुन चलेगा, राजेश खन्ना चलेगा, ये एक्टर चलते सर वहां पे। आज के दौर में भी चलते हैं, दिलीप कुमार चलेगा सर। मुंबई में कैसे सर, यहाँ हर कैटेगरी के आर्टिस्ट मिलेंगे आपको, हर कैटेगरी के लोग चलेंगे, लेकिन अधिकतर ओल्ड इज गोल्ड ज्यादा चलते सर, और इनके पास ज्यादा काम है। जैसे अभी अमित जी की एज हो रही, तो अमित जी की एज के जितने भी अमित जी के लुक लाइक, वो सब ज्यादा बिजी है, 30 दिन में 20 दिन बिजी है वो। अरे यहाँ काम की कमी नहीं, हम बहुत। अभी लॉकडाउन में सब लोग परेशान है, बिकॉज क्योंकि एंटरटेनमेंट बंद है, और दूसरी बात कैसे कि थोड़ी सी हिदायत दी गई कि भाई 200 लोग ही रहेंगे, तो 200 लोग में शो नहीं हो पाते ना अमित भाई,
उसके लिए 500, 1000, 2000 ऑडियंस होती तब शो होता है, तो ऑर्गेनाइजर को तब पूरा आता है। और आप सडनली ऐसा बुला लेंगे कि भाई 200-250 लोगों में शो नहीं हो पाता है, तो वहाँ थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो हमें भी थोड़ा सा भी एट प्रेजेंट काम 19-20 चल रहा है। ये महीने में 4 शो होते हैं, अभी शो ही नहीं है, अभी एक ही शो है जो हैदराबाद जाऊंगा मैं 21 को, बाकी नेक्स्ट मंथ शो है। फिर अभी लंदन का ट्रिप था वो कैंसिल हो गया हमारा, यूएसए का ट्रिप था वो कैंसिल हो गया हमारा। तो हर तरफ की तकलीफ तो झेलनी पड़ती है, क्या करें। बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं राजू भाई जो आपको अपने शो के लिए बुक करना चाहते हैं, अपने शो में बुलाना चाहते हैं, या आपके अलावा के जो आपके साथ जो एसोसिएशन में जो और लुक लाइक्स हैं उनको बुलाना चाहते हैं, तो आपसे किस तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से आपको बुला सकते हैं, वो बहुत जरूरी है ताकि पता चले। जी बिल्कुल, मैं आपको मेरा मेल आईडी दे दूंगा, मैं टाइम वेल एंटरटेनमेंट कंपनी का हमारे, उसके माध्यम से वो हमें मेल भेज सकते हैं। नहीं तो हमारा सोशल मीडिया पे हमारे सारे अकाउंट्स है, वहाँ पे फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, गूगल प्लस है, लिंक्डइन है, कहीं पे भी राजू एक बार आप सर्च कीजिए सर, आपको मेरा पूरा डेटा पूरा मिल जाएगा। आप मैसेंजर पे मैसेज भेज सकते हैं। जैसे कि आप सोचिए कि फेसबुक वाले लोग हैं, ये मैसेंजर पे मैसेज भेज देते कि भाई मैं फला फला इवेंट से हूँ, ये कॉन्टेक्ट नंबर है, आप कॉन्टेक्ट कीजिए, तो हमें उन्हें फोन कर लेते हैं, तो हम भी उनको टैग करते हैं। तो आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया इतना सिंपल हो गया है। और आपके माध्यम से मैं आपको मेल आईडी दे दूंगा हमारा कंपनी का, उस कंपनी की मेल आईडी पे मेल भेजिए, जो भी स्टार चाहिए आपको, जो भी लुक लाइक चाहिए, वो हम सारी चीज प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ हम लोग बर्थडे शो, पार्टी शो, वेडिंग शो, कॉर्पोरेट शो करते हैं। इसमें हमारा ग्रुप डांस होता है, सोलो डांस होता है, और उसके अलावा जो भी फिल्म स्टार चाहिए, टीवी आर्टिस्ट चाहिए, ये सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करके देती है आपको। बाकायदा इसका फेसबुक पे पेज है टाइम वेल एंटरटेनमेंट के नाम से, आप उसको लाइक करके उसमें सारे देख सकते हैं जो जो स्टार को हमने काम दिया है। तो अभी मैंने सोचा कि यार हमने बहुत सारे लुक लाइक और कई स्टारों को काम दिया है, मतलब टीवी आर्टिस्ट वगैरह को, तो हम सबसे बाइट्स कलेक्ट कर रहे हैं। जैसे जैसे कलेक्ट होते जा रहा है वैसे वैसे उनका बायोडाटा लेके हम लोग उस पर पब्लिश कर रहे थे कि भाई अगर किसी को भी रिक्वायरमेंट है तो आप इन्हें डायरेक्ट हमारे जरिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब इसमें होता क्या, मैं आपको बताऊँ समीर भाई, जब आपको आर्टिस्ट से डायरेक्ट बात करते हो प्राइस बढ़ जाता है, वो अपने हिसाब से प्राइस लेता है, और ये कंपनी के थ्रू जाते तो प्राइस कम हो जाता है। बिकॉज क्योंकि हम रेगुलर काम दे रहे हैं उन्हें, तो थोड़ा फर्क होता है। और कोई भी स्टार से अगर आप डायरेक्ट बात करते तो उनके सेक्रेटरी से बात करना पड़ता है, जो कंपनी उनको मैनेज करी उनसे बात करना पड़ता है, डायरेक्ट स्टार बात नहीं करता है। तो कुछ हमारे आर्टिस्ट है जो डायरेक्ट भी डील करते हैं, लेकिन जो हमारे कंपनी से बाउंड है और जिनको हमारे थ्रू से काम करना होता है तो वो कंपनी के माध्यम से काम करते हैं। या कभी कभी ये होता है कि आर्टिस्ट को फोन चला जाता है, भाई टाइम वेल एंटरटेनमेंट से हमें आपका कॉन्टेक्ट नंबर मिला है, तो वो फिर डायरेक्ट बोलते कि आप सर से बात कर लीजिए राजू भाई से, तो वो पूरा मैनेज करते, तो फिर हम उनको पूरा मैनेज करते। तो उसपे कंपनी क्या प्रोवाइड करती है मैं आपको बताऊँ, आने जाने से लेके, खाने पीने से लेके, पेमेंट से लेके, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी की होती है। आर्टिस्ट जब तक करके नहीं आएगा, शो करके घर तक नहीं पहुंचेगा, सारा कंपनी जिम्मेदारी उठाती है इसका। ये बाकायदा लीगल एग्रीमेंट बनता है, इसका बाइट्स बनता है, इसका एग्रीमेंट दिया जाता है, ये पूरा मेल पे होता है काम। मतलब एक कॉर्पोरेट लेवल पे जिस लेवल पे आपको काम करना तो वही लेवल का हम लोग काम करके उनको देते हैं, और सर्विस प्रोवाइड करते हैं उनको कि भाई उनके साथ में कोई बदसलूकी ना हो, ना आर्टिस्ट के साथ हो, ना ऑर्गेनाइजर के साथ हो। एक होने के बाद हम फीडबैक ऑर्गेनाइजर से कि भाई हमारा जो आर्टिस्ट आपके पास पहुंचा उसका काम कैसा लगा। तो जस्ट वो कुछ बोलते तो वो भी हम अभी नेक्स्ट टाइम से सबसे बाइट्स लेना चालू कर देंगे कि सर आपको हमारा शो कैसा लगा। जैसे कि अभी टाइम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट ने जो शो किया है तो उसमें साहब है और तुम्हारा काफी लोग हैं जिन्होंने शो देखा है, ऑडियंस लोगों ने देखा है, तो उसका रिव्यू लेते हैं हम लोग। भाई पब्लिक से पूछते हैं कि भाई आपको हमारा शो कैसा लगा, जैसे फिल्मों का होता है, तो पब्लिक का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहता है। तो आप कोई भी एंगल से टाइम वर्ल्ड एंटरटेनमेंट से जुड़ के अपना काम करा सकते हैं उसमें। बिल्कुल। तो एक चीज मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि जाहिर सी बात है कि आप मिलके काम करते हैं और मिलके काम करने में जो एक मजा आता है वो एक अलग ही होता है। अभी उसी के साथ साथ आपके साथ बहुत सारी घटनाएं भी घटती होंगी, बहुत सारे आपको इंसिडेंट्स होते होंगे। तो जिंदगी में किसी न किसी हर इंसान का ये रहता है कि कोई एक ऐसा किस्सा होता है जो कभी भूल नहीं पाता। तो अगर राजू रहीकवार की लाइफ का कोई एक हिस्सा जो आप कभी भी नहीं भूल पाते, जो हमेशा आपको याद रहता है, मैं चाहूंगा आप शेयर जरूर करें। समीर भाई ऐसा था कि जब हमारी माता जी ऑफ हुई थी तो उस वक्त मुझे दुबई जाना था शो करने के लिए। तो मम्मी का तीसरा करके मैं शो करने चला गया था और डायरेक्ट 13वीं अटेंड की थी। और जब डैडी ऑफ हुए तो डैडी का मैंने तीसरा किया, 13वीं में नहीं पहुंच पाया मैं कि उस वक्त मेरा शूट चालू था। फिर मेरे छोटे भाई साहब ऑफ हुए तो उनके टाइम पे भी मैंने उनका तीसरा किया, 13वीं में नहीं जा पाया। फिर मेरी बहू ऑफ हुई, उसका भी मैं तो जा ही नहीं पाया मैं। फिर मेरी भांजी के टाइम पे भी नहीं जा पाया मैं, मतलब डेड बॉडी में गया लेकिन मैं अटेंड नहीं कर पाया। क्योंकि क्या होता है सर, आपके साथ कलाकार के साथ आपके ऊपर कई जिम्मेदारियां भी होती है, तो उस वक्त नहीं कर पाया। जिंदगी भर अफसोस रहेगा मुझे कि ये होने का, वो कहते हैं ना कि एक इंग्लिश में शब्द है कि शो मस्ट
गो ऑन, ऐसा कुछ शब्द है क्या आपको शो करना ही है सर। तो वो हिसाब से ये लाइफ है सर। तकलीफ बहुत होती है, लेकिन मैं मेरे बच्चों को बोलता हूँ सब करना यार, कलाकार मत बनना यार, बहुत तकलीफ होती है। बोला आप तकलीफ में हो क्या है, लोगों को हंसाना पड़ता है, स्टेज पे एंटरटेन करना पड़ता है, उसके पीछे का कोई नहीं देखता है कि उसको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है। अब ऐसे मोमेंट में आप यकीन नहीं मानेंगे, जब मेरे डैडी लास्ट स्टेज पे थे तो मुझे दिल्ली से रेड FM 93 पॉइंट से फोन आया था, वो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे। तो मैंने बोला यार आधे घंटे में आप फोन कीजिए। अब मैं रो रहा था, तो फिर उनका 2-3 बार फोन आया, SMS आया, सर एक बार इंटरव्यू कराना। तो मैं उनसे बातचीत करके सारा इंटरव्यू वगैरह दिया, ऑडियंस लोगों से बात हुई, जो उन्होंने डायलॉग्स बोले वो डायलॉग सुनाया मैंने उनको। फिर उसने एक ने कहा सर आपकी आवाज थोड़ी सी रोने जैसी लग रही है, ऐसा क्यों बोले। तो मैं बोला यार डॉक्टर जवाब दे दिया मेरे डैडी के लिए कि वो कभी भी ऑफ हो सकते हैं, लेकिन आपका फोन आ रहा तो मैं आपको मना भी नहीं कर सका। तो सर ये कलाकार की बहुत बड़ी तकलीफ होती है सर। तो मैं इसलिए चाहूँगा कलाकार बनो, क्योंकि जब आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे सकते तो मेरे ख्याल से कलाकार नहीं बनना चाहिए सर। कलाकार का मतलब ही कैसा सर, त्याग है सर, और वो भी बहुत मतलब बहुत कुछ पुण्य करने पड़ते हैं, अच्छे काम करने पड़ते हैं, तब जाके वो कलाकार बनता है। और इसके ऊपर एक आपको अल्लाह ने की दी मैं एक लाइन बोल दूं कि कलाकार कभी मरता नहीं, कलाकार कभी मरता नहीं, उसे दफनाया जाता है, जब भी उसकी कब्र खोद के देखो तो आपकी तालियों के इंतजार में पाया जाता है। तो ये वो कलाकार है। बहुत खूब। तो अभी हम लास्ट पड़ाव पर हैं इस इंटरव्यू के। अगर शाहरुख खान साहब होते और अगर वो बॉलीवुड ब्रेक्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहते तो वो कैसे कहते? शाहरुख के अंदाज में हो जाता। ए यार समीर, तुम यार अपन को बहुत परेशान करता है यार, ये तेरा बॉलीवुड क्या ब्रेक बताया ना तुम, अपन को बहुत पसंद है यार, और इसको लाइक करके सब करेगा तो साला तेरे को मालूम है ना अपन क्या करेगा रे। यार ऐसा मत करना समीर भाई, तू अपन का बहुत अच्छा दोस्त है रे। और वो क्या बोलते तुम लोग, खैर बॉलीवुड सब्सक्राइब को जरूर कीजिएगा, बॉलीवुड ब्रेक को, और इस राजू रईकवार को याद कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच राजू भाई, बहुत मजा आया आपके साथ बात करके, और मैं दुआ करता हूं कि आप इसी तरीके से हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और आपके जितने भी ड्रीम्स हैं वो पूरे हों, और आप इसी तरीके से नई मंजिलों को रोजाना छूते रहें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच समीर भाई, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।